तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वह अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कृषि बागवानी अपनाएं, आमदनी बढ़ाएं। कम एरिया से अधिक लाभ के लिए हाइड्रोपोनिक तकनीक अपनाएं। हमारे प्रदेश के बहुत से किसान भाई अपने खेतों में विभिन्न तरह की फसलें लगाकर अच्छी आमदनी प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जो कम एरिया में अधिक लाभ कमाने के लिए फलदार पौधों की बागवानी के साथ साथ कई तरह की फसलें भी उसी खेत में उगाते हैं, जिससे लागत कम लगती है और मुनाफा अधिक मिलता है। खेती में जोखिम भी कम रहता है। तो चलिए जानते हैं कृषि के साथ बागवानी की तकनीक के बारे में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एस पंत से। जहां हम खड़े हैं, ये हमने एक मॉडल तैयार किया है और इसको जो है, जो धन दिया गया है, पैसा दिया गया है, वो NAHEP IDP के तहत ICR द्वारा दिया गया है, वर्ल्ड बैंक से। और इसमें हमने ये मॉडल तैयार किया है। ये मॉडल है एग्री हॉर्टिकल्चर मॉडल। इसमें जो घटक हैं वो दारू के रूप में और अलग अलग तरह की जो हमारी फील्ड क्रॉप्स हैं वो हमने तैयार की है। किसान भाइयों, कृषि बागवानी के अंतर्गत फल वृक्षों के बीच में खाली पड़ी जगह पर आप कम अवधि में तैयार होने वाली फसलों को लगा सकते हैं, जिससे कि आप फल वृक्षों के साथ अंतर्वर्तीय फसल के रूप में अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। ये मॉडल हमने पिछले साल ही विकसित किया है। पिछले साल 22 मार्च 2020 को हमने यहाँ फर्स्ट JCB चलाया था और जो आप देख रहे हैं जो प्लांटेशन की है वो अगस्त महीने में हमने प्लांटेशन की थी। यहाँ हमने वन महोत्सव मनाया था और इस मॉडल में जो है 584 दारू के पौधे जो हैं वो हमने लगाए। अब इसकी कैसे लगाए हैं, तो जैसे आप देख रहे हैं कि सॉइल ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो हमने इसके लिए एक ट्रेंच सिस्टम जो प्लांटिंग का होता है, जो सॉइल वर्किंग टेक्निक जिसको हम बोलेंगे, वो ट्रेंच सिस्टम हमने इसको अडॉप्ट किया है। तो ट्रेंच की जो विड्थ है वो 1 मीटर रखी हुई है और जो इसकी डेप्थ है ट्रेंच की वो 3 फीट है। और उसमें हमने गोबर की खाद और रेत सैंड डाला हुआ है, क्योंकि ये जो हमारी सॉइल है क्ले टाइप की सॉइल है, कम्पैक्ट सॉइल है और ये जल्दी सूखती है और जल्दी गीली हो जाती है। तो इसको एक लेवल करने के लिए, इसको अच्छा बनाने के लिए हमने सैंड और FIM का मिक्सचर बनाया है। और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी जो है 2 मीटर के बीच में है
और एक रो से दूसरी रो के बीच में मीन्स एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी जो है 4 मीटर रखी है। तो इस तरह हमारे पास जो है 584 पौधा हमने वाइल्ड पोमग्रेनेट का लगाया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मॉडल अभी विकसित हो रहा है और जो हमारे वाइल्ड पोमग्रेनेट के पौधे हैं जैसा कि 5 या 6 साल में इसमें बीरिंग आती है और ये कंटिन्यू करता है अपना प्रोडक्शन 30 साल तक। जब ये फुल ग्रोन प्लांट होता है तो एक पौधे से हमारे को 80 और 90 के किलो के करीब जो है फ्रूट मिलता है। तो फ्रूट से 60 और 40 के बीच में जो है अनारदाना का रेशो रहता है। तो जैसे एक पौधे से किसान जो है 4 या 5 किलो अनारदाना जो है आराम से ले सकता है और जो अनारदाने का भाव है वो 500 से 600 किलो के करीब जो है वो 1 किलो का भाव रहता है। तो अगर 500 रुपये किलो के हिसाब से जो है अनारदाना बिक रहा है तो किसान एक पौधे से जो है 2000 रुपये कमा सकता है। तो इस तरह हमारे पास 584 पौधे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसान की आमदनी जो है वो कैसे बढ़ सकती है। किसान भाइयों, अगर आप कृषि बागवानी को अपनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी के अनुसार फल वृक्षों और अंतर्वर्तीय फसल के रूप में ली जाने वाली फसलों के चयन पर विशेष ध्यान देना होगा। तो आप कृषि बागवानी के तहत कौन कौन से फल वृक्षों और फसलों का चयन करते हैं, आइए जानते हैं। साथ में जैसे इनिशियल स्टेज में जब डेवलपमेंट चली है, अभी जो हमारे पौधे हैं छोटे हैं, इनमें फ्रूटिंग नहीं हो रही है, तो उस वक्त हमें जो स्पेस है उसको यूटिलाइज करना है और उसके लिए हम क्रॉप्स का चयन करें और कौन सी क्रॉप लगानी है हमने जो शॉर्ट रोटेशन जिसकी कम अवधि में तैयार होती है, जैसे कि वेजिटेबल क्रॉप्स है, कैश क्रॉप हम बोल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें हमने मूली लगाया है, इसमें हमने धनिया लगाया है, मटर लगाया है, मेथी लगाया है, सरसों लगाया है। तो इसी छोटी सी अवधि में 1 साल के पीरियड में हमने जो है इस छोटे से टुकड़े से 25,000 रुपये अब तक जो है वो कमा लिया है। तो जो हमारे किसान बागवान हैं अगर इस तरीके की पद्धति को जो है अडॉप्ट करते हैं तो उनके लिए ये पद्धति जो है वो फ़ायदेमंद होगी। और जहाँ तक जो मैदानी क्षेत्र हैं हमारे भारतवर्ष के, उनमें भी इस पद्धति को जो विकसित किया जा सकता है, लेकिन वहाँ कंपोनेंट जो हमने ट्री कंपोनेंट लिया है वो अलग हो सकता है। उस दाड़ू की जगह जो है वो अनार लगा सकता है किसान, अमरूद लगा सकता है, संतरा लगा सकता है, अन्य जो उसकी पसंद की जो भी क्रॉप होगी उसको वो उसका समावेश वो कर सकता है। तो ये एक टिकाऊ प्रबंधन है खेती का, जिसको हम सस्टेनेबल एग्रोफॉरेस्ट्री मॉडल बोलते हैं। तो फार्मर अगर ये लगाएगा तो अपनी आजीविका को वो ऊपर बढ़ाएगा और अच्छे से अपनी आजीविका का निर्वहन करेगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। आज के समय में कई नई नई तकनीकियां आ गई हैं और कृषि में भी कृषि वैज्ञानिक लगातार कुछ नया कर रहे हैं। इन्हीं प्रयासों में हाइड्रोपोनिक तकनीक काफी सफल हो रही है। ये ऐसी तकनीक है जिससे कम एरिया में बिना मिट्टी के फसलों का उत्पादन लिया जाता है। आइए हाइड्रोपोनिक तकनीक और इसके फायदे के बारे में जानते हैं कृषि अभियंता विकास कुमार सिंह से। देश के लगभग सभी क्षेत्रों में शहरीकरण बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे खेती की जमीन कम होती जा रही है। इससे भविष्य में खाद्यान्न उत्पादन पर असर भी पड़ सकता है।
हालांकि बदलते दौर में पैदा होने वाली नई चुनौतियों से निपटने के लिए वैज्ञानिक लगातार शोध कार्यों में जुटे रहते हैं और इन्हीं प्रयासों से अब वैज्ञानिकों ने बिना मिट्टी के खेती करने की तकनीक विकसित की है। इस तकनीक को सॉइललेस कल्टीवेशन कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने इसे हाइड्रोपोनिक्स यानी जल कृषि नाम दिया है। इसमें क्या करते हैं हम, सॉइललेस कल्टीवेशन इसको बोलते हैं, बिना मिट्टी की खेती, यानी कि इसमें आपको मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके 3 तरीके होते हैं। एक तो होता है सबस्ट्रेट कल्चर। सबस्ट्रेट कल्चर में हम आपका जो कुछ सॉइललेस सबस्ट्रेट होते हैं, जैसे कि आपका वर्मी कंपोस्ट हो गया, कोकोपीट हो गया, परलाइट हो गया, जियोलाइट हो गया, ये सारी चीज़ें हम यूज करके एक फिक्स मात्रा में यूज करते हैं और उसको उपयोग करके हम खेती उसमें करते हैं, क्रॉप लगाते हैं। तो एक तो आपका ये तरीका हो गया। दूसरा हो गया कि हाइड्रोपोनिक्स, ये खेती का अभी सबसे एडवांस तरीका माना जाता है हाइड्रोपोनिक्स। इसमें कि आपका सिर्फ मिट्टी बिल्कुल नहीं यूज करते हैं हम आपका पानी यूज कर सकते हैं। पानी में ही आपका एक सिस्टम इस तरह से होता है कि हमारा जो क्रॉप है, जो प्लांट्स लगे हुए हैं, वो प्लांट्स को हम सिर्फ पानी में, उसकी जड़ें सिर्फ पानी में डूबी हुई रहती हैं और पानी में ही हम आपका जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे आपका वो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, ये सारे जो उर्वरक हैं, ये पानी में ही घोल के, और वो पानी लगातार मूव करता रहता है और वो सर्कुलेट होता है। वो पानी वही घूम करके आता है, फिर वो फिल्टर करके हम उसको फिर से उसमें न्यूट्रिशन घोल करके और फिर से वो हम जो आपका प्लांट सिस्टम है उसमें उसको फ्लो कराते हैं। तो इसमें आपका एक तो पानी का जितना आपका ट्रेडिशनल माध्यम से पानी की जितनी खपत होती है, उसका 10 से 15% पानी में ही सिर्फ हम ये खेती कर लेते हैं। इसमें आपका नाइट्रोजन भी, आपका जो जितना भी आपका उर्वरक है वो भी वेस्ट नहीं होता है, पानी की भी इसमें बहुत ज़्यादा बचत होती है। इजराइल, जापान, चीन और अमेरिका आदि देशों के बाद अब भारत में भी यह तकनीक दस्तक दे चुकी है। इसकी सफलता को देखते किसानों के बीच इस तकनीक की मांग तेजी से बढ़ रही है। किसान इस तकनीक से खीरा, टमाटर, पालक, गोभी, शिमला मिर्च, स्ट्रॉबेरी जैसे फसलों को उगा सकते हैं। इस तकनीक से खेती करने में मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। इसे केवल पानी में या लकड़ी का बुरादा, बालू अथवा कंकड़ों को पानी में डाला जाता है। उसके बाद अन्य इंतजाम करने होते हैं। सामान्यतया पेड़ पौधे अपने आवश्यक पोषक तत्व जमीन से लेते हैं, लेकिन हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए पौधों में एक विशेष प्रकार का घोल डाला जाता है। अगर हाइड्रोपोनिक्स की, जहाँ मैंने आपको बताया किसान भाइयों कि हाइड्रोपोनिक्स किस तरह, मतलब ये जो फिगर आप देख रहे हैं, इस तरह से हाइड्रोपोनिक का ये एक सिस्टमेटिक मॉडल है, जिसमें यहाँ पर एक टैंक होता है और एक ट्रे होती है जिसमें कि प्लांट्स जो है फिक्स किए हुए रहते हैं। और ये जो आप पॉट दिख रहे हैं, इनमें मिट्टी नहीं होती है, ये सिर्फ ट्रफ होता है जिसमें कि प्लांट्स को फिक्स किया हुआ रहता है। और नीचे में ये जो आपका पानी है, ये इसमें न्यूट्रिएंट्स भी घुला हुआ है और वो एक पंप के माध्यम से यहाँ जाकर के ऊपर में छोड़ा जाता है और ये फ्लो करता रहता है। तो इसकी जो रूट्स होते हैं वो यहाँ पानी में सिर्फ डिप हुए रहते हैं और यहीं से ये पानी और न्यूट्रिएंट्स आपका एब्जॉर्ब करते रहते हैं और ये पानी भी आपका सर्कुलेट होता रहता है। यही पानी हम फिर से इसको फिल्टर करके यूज करते रहते हैं, जिससे कि आपका पानी की खपत भी जो ट्रेडिशनल माध्यम से है उसका मात्र 10 से 15% पानी की खपत होती है और फर्टिलाइज़र भी आपका करीब 25 से 30% ही फर्टिलाइज़र की खर्चा लगता है। इस तरह से आपका जो लागत है खेती का वो भी कम हो जाता है। किसान भाइयों, जहाँ तक इसके खर्च की हम बात करें तो इसमें आपका, अगर आप अपने पर्सनल लेवल के लिए इसको यूज़ करते हैं, जैसे जो लोग नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, आम ना लोग हैं, वो भी इसको कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको पहले बताया, तो अगर वो लोग इसको यूज करते हैं, हाइड्रोपोनिक सिस्टम या आपका सबस्ट्रेट कल्चर यूज करते हैं अपने पर्सनल लेवल के लिए, तो इसमें आपका 20 से 25 हज़ार रुपये का खर्चा आता है छोटे लेवल पे करने के लिए। इसमें आपका एक प्लांट का ट्रे सिस्टम आता है, वो चाहिए और कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए और एक पंप छोटा चाहिए जो कि वाटर को सर्कुलेट करे। तो आपका 25,000 30,000 इससे ज़्यादा खर्च इसमें नहीं पड़ता पर्सनल लेवल के लिए। 100 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए इसका जो खर्च आता है करीब आपका 70 से 80 हज़ार रुपये या 1 लाख रुपये तक इसका खर्च पड़ता है 100 से 150 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए, जिसमें आपका जो रिटर्न आता है वो पूरे साल, अगर इसका आप 3 क्रॉप इसमें आप ले सकते हैं, 2 से 3 क्रॉप इसमें ले सकते हैं पूरे साल में, वो आपका रिटर्न आपका 1.5 से 2 लाख रुपए तक उतने एरिया से आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये है कि थोड़ा सा इसको आपको प्रिसाइजली देखना पड़ेगा कि किस तरह से आपका जो पानी फ्लो कर रहा है, तो उसका आपका पीएच और ईसी 2 चीज़ें ऐसी होती है कि थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा
कि पीएच और इसी आपके पानी का मेंटेन रहे। बाकी आपको किसी तरह की बीमारी और ये सब बहुत ही कम आती है, क्योंकि ये इंडोर सिस्टम में होता है। पूरा आपका पूरा प्लांट जो इंडोर सिस्टम में रहेगा, जिसकी वजह से बीमारियां और रोग बहुत कम इसमें लगने के चांसेस होते हैं। हाइड्रोपोनिक्स के तकनीक के कई लाभ हैं, जैसे इस तकनीक से बेहद कम खर्च में पौधे और फसलें उगाई जा सकती हैं। एक अनुमान के अनुसार 5 से 8 इंच ऊंचाई वाले पौधों के लिए प्रति वर्ष 1 रुपए से भी कम खर्च आता है। इस तकनीक में पौधों को आवश्यक पोषक तत्व काफी कम मात्रा में लगते हैं। परंपरागत बागवानी की अपेक्षा हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से बागवानी करने पर पानी का 20% भाग ही पर्याप्त होता है। यदि हाइड्रोपोनिक्स तकनीक का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है तो कई तरह की साग सब्जियां बड़े पैमाने पर अपने घरों और बड़ी बड़ी इमारतों में ही उगाई जा सकेंगी। इस विधि से पैदा किए गए पौधों और फसलों का मिट्टी और जमीन से कोई संबंध नहीं होता, इसलिए इनमें बीमारियां कम होती हैं और इसलिए इनके उत्पादन में कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। इस तकनीक से उगाई गई सब्जियां और पौधे अधिक पौष्टिक होते हैं। इस विधि से उगाई गई फसलें और पौधे आधे समय में ही तैयार हो जाते हैं। जमीन में उगाए जाने वाले पौधों की अपेक्षा इस तकनीक में बहुत कम स्थान की आवश्यकता होती है। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनोपरिटी की आपकी खेती बाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आगामी 4 दिनों के दौरान आसमान साफ रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 36 से 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 28 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। इस दौरान उत्तर पूर्व दिशा से हल्की से मध्यम गति की हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि देसी कपास की बुआई का समय अप्रैल के पहले सप्ताह से शुरू हो गया है। जड़ गलन की समस्या वाले खेतों में बुआई से पहले 6 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति बीघा की दर से मिट्टी में मिलाएं। बिजाई के लिए उन्नत किस्में जैसे RG 8, RG 18, HD 123, RG 542 के प्रमाणित बीज की व्यवस्था करें। बीज के लिए 3 किलोग्राम बीज प्रति बीघा की दर से प्रयोग करें। सरसों फसल की कटाई ध्यान पूर्वक कर फसल का उचित भंडारण करें। देसी कपास के खेतों में जड़ गलन का प्रकोप अधिक हो तो उन खेतों में बुआई से पहले 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम को 50 किलोग्राम आर्द्रता युक्त गोबर की खाद में अच्छी तरह से मिलाकर मिट्टी में मिला देवें और साथ में ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम जैव या स्यूडोमोनास फ्लोरेंसिस 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बुआई करें। जिन किसान भाइयों की गन्ने की नई फसल लगभग 45 दिनों की हो चुकी हो वे इस समय पहली सिंचाई लगावें और सिंचाई के तुरंत बाद फसल को अगेती तनाछेदक कीट से बचाने के लिए पौधों के साथ साथ फ्यूराडान 3% कण 6 किलोग्राम अथवा क्लोरोपाइरिफास 10 जी कण 5 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से प्रयोग करें। जायद मूंग की फसल में बुआई के 25 से 30 दिन बाद पहली सिंचाई करें। किन्नों के बागों में इस समय कहीं कहीं सिट्रससिला कीट का प्रकोप नजर आ रहा है। इसका आक्रमण पौधे की नई पत्तियों और कोमल भागों पर होता है। यह कीट पत्तियों से रस चूसते हैं
जिसके कारण पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए थायोमिथाक्साम 25 WG की 50 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी अथवा नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से अथवा मिथाइल ओडिमेटान 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से अथवा डाइफेंथुरोन 50 WP 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर पौधों पर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव राजपुरा, जिला हनुमानगढ़ के रंजन कुमार ने। आपने मिर्च की फसल लगाई है जिसमें रस चूसक कीटों का प्रकोप हो रहा है। आप इन कीटों के निदान के लिए जानकारी चाहते हैं तो रंजन जी इसकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जब कभी भी आप मिर्च की खेती करने जाते हैं, चाहे सामान्य मिर्च की हो या शिमला मिर्च की हो, आप उसमें विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े और बीमारियों का आक्रमण हो जाता है, जिससे आपकी फसल अच्छी नहीं हो पाती और आपको इसमें काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ता है। तो सबसे पहले बात आती है कि किसान मिर्च की फसल में लगने वाले कीट एवं रोगों को पहचाने कैसे। इस हेतु जानकारी के लिए मिलते हैं। इसमें 2 या 3 प्रकार के कीड़े और बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको ज़्यादा नुकसान आपकी फसल को होता है और ये देखा गया है कि इसमें जो मुख्य बीमारी आती है उसको फैलाने में कीट का ही हाथ है। मिर्च में आप देखिए, शिमला मिर्च हो या कोई सामान्य मिर्च हो, इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के कीड़ों का प्रकोप होता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि मिर्च की पत्तियाँ ऊपर की ओर मुड़ने लगती हैं और कभी आपने देखा होगा कि मिर्च की पत्तियाँ नीचे की ओर मुड़ने लगती है। कभी आपने देखा होगा कि मिर्च की पत्तियां कोड़ी हो जाती हैं और फिर पीली हो जाती हैं। मिर्च में आप देखिए, शिमला मिर्च हो या कोई सामान्य मिर्च हो, इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के कीड़ों का प्रकोप होता है। मिर्च की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों की समय रहते किसान अपने स्तर पर नियंत्रण किस तरह करें और कीटों के प्रकोप से बचाव के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में सुझाव के लिए मिलते हैं। अगर पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ रही है, इसका मतलब आपकी फसल में थ्रिप्स का प्रकोप हुआ है। मिर्च का थ्रिप्स जो है एक इसका प्रमुख कीट है और जब कभी भी इसका प्रकोप होता है तो मिर्च की पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ने लगती हैं। तो जब आपके खेत में इस प्रकार का प्रकोप दिखाई दे तो आपको तुरंत एक तो इमामेक्टिन बेंजोएट जो बहुत प्रसिद्ध दवा है 5SG, ये दवा बहुत कारगर होती है और कई कीटों के लिए इसको काफ़ी उपयोगी माना गया है। तो 200 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो मिर्च में थ्रिप्स का प्रकोप कम हो जाएगा। इसके साथ साथ कुछ अन्य कीटों का भी नियंत्रण इससे हो जाएगा। इसमें कोई फल बेधक कीट लगता है या कोई अन्य कीट लगता है तो भी उसका नियंत्रण हो जाएगा। दूसरा बात, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ किसान भाइयों के खेतों में नीचे की ओर पत्तियां मुड़ने लगती है, तो अगर आपकी पत्तियां नीचे की ओर मुड़ रही है, इसका मतलब है कि आपके खेत में माइट का प्रकोप हो गया है। माइट भी एक ऐसा प्राणी है जिससे आपकी फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। अगर आपने इमामेक्टिन बेंजोएट छिड़क रखा है तो आपके खेत में फिर माइट का भी प्रकोप नहीं होगा। तीसरा जो कीट है जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और इसके प्रकोप से पत्तियों में वायरस का रोग का भी फैलाव होता है और पत्तियां कोढ़ी हो जाती हैं, वो है सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी एक बहुत छोटे छोटे कीट होते हैं जो कि इस कुल की सभी फल सब्जियों पर लगते हैं, जैसे आलू हो गया, बैगन हो गया, टमाटर हो गया, मिर्च, ये सभी एक कुल की सब्जियां हैं। इन सभी पर वाइट फ्लाई का प्रकोप होता है और ये कीट बहुत ही छोटे होते हैं, आपको नंगी आंख से नहीं दिखा देते हैं। ये पत्तियों से रस चूस करके पत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं और साथ साथ ये वायरस को भी फैलाते हैं। तो इससे वायरस के फैलने से पत्तियों को और फसल को काफ़ी नुकसान होता है और
पत्तियां कोढ़ी हो जाती हैं, थोड़ी मुड़ जाती हैं। तो जहाँ कहीं भी आपकी पत्तियां कोढ़ी हो रही हो या पीली हो रही हो, इसका मतलब व्हाइट फ्लाई का प्रकोप हो गया। जब कभी भी आपके खेत में एक पौधे पर दिखाई दे तो उस पौधे को उखाड़ करके और ज़मीन में गाड़ दीजिए, नष्ट कर दीजिए, क्योंकि सफ़ेद मक्खी उसी रोग ग्रसित पौधे से वायरस को लेकर के दूसरे स्वस्थ पौधे में पहुंचाती है। जब कभी भी आपको इस प्रकार के पौधे दिखाई दें तो प्रारंभिक अवस्था में ही नष्ट कर दीजिए। जब आपको लगे कि आपके खेत में एक दो पौधों में, पहले ये सिम्टम एक दो पौधों में ही आता है, पत्तियां कोढ़ी हो रही हैं या पीली हो रही है, तो एक दवा आप लिख लीजिए, पायरिप्रॉक्सीफेन 5% और फेनप्रेपोथिन 15 EC। ये दवा बहुत ही कारगर है, पायरिप्रॉक्सीफेन और फेनप्रेपोथिन का मिक्सचर। ये दवा लगभग 750 ml प्रति हेक्टेयर लगती है। 750 ml दवा को अगर आप 500 लीटर पानी में अच्छी प्रकार से छिड़काव कर देंगे प्रारंभिक अवस्था में, तो फिर व्हाइट फ्लाई का प्रकोप आपके खेतों में नहीं बढ़ने पाएगा। और जब आपके फसल में फल लगने लगते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के फल बेधक कीड़ों का भी प्रकोप होता है, जो फलों को छेद करके, विशेषकर शिमला मिर्च के फलों को छेद करके उसे नष्ट कर देते हैं। तो जहाँ कहीं भी फल बेधक का प्रकोप आपको दिखाई दे तो सबसे अच्छी दवा है क्लोरांट्रा नीलीप्रोले। क्लोरांट्रा नीलीप्रोले 18.5 SC जो नाम की दवा है, वो 150 मिलीलीटर दवा को 500 लीटर पानी में घोल करके अगर आप प्रति हेक्टेयर छिड़काव कर देते हैं एक बार, तो आपके खेत में फल बेधक की भी समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको विशेषकर इन कीटों के नियंत्रण में ये ध्यान देना है कि दवाओं का प्रयोग समुचित रूप से किया जाए। इसमें से किसी भी एक दवा को एक बार ही छिड़काव करना चाहिए। किसी भी एक दवा को बार बार छिड़काव करने से कीड़ों में प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है। तो विशेषकर आप इस बात का ध्यान रखें, जो दवा आपको बताई गई है ये सभी दवाएं भारत सरकार द्वारा अनुमोदित है मिर्च में प्रयोग के लिए। तो आप इन्हीं दवाओं का प्रयोग कीजिए, जो मात्रा बताई गई है उसी मात्रा में प्रयोग कीजिए। तो अगर सभी समय पर समुचित दवाओं का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपके खेतों में कम से कम समस्या आएगी और आपको आपकी आय में बढ़ोतरी होगी विभिन्न प्रकार के सब्जियों, विशेषकर मिर्च के उत्पादन से। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।